चलिए, तो आज से हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी हम लोग आज से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास में जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो आप लोगों के पास में होगी, क्योंकि आज से हम लोग सिर्फ उसी बुक को कंप्लीट करेंगे और उसी बुक के पर्सपेक्टिव से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोग अपनी बुक को खोल के रखिएगा और उसमें आप लोग पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे कि देखो हुआ क्या था। मैं आपको एक स्टोरी के बेस पे आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, स्टोरी यहाँ पे ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बनी थी लगभग 1600 ईस्वी में। तो 16वीं ईस्वी में क्या हुआ कि 16वीं ईस्वी में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो महारानी एलिजाबेथ है उससे एक चार्टर मिल गया। चार्टर का मतलब क्या होता है भाई? तो देखो, चार्टर का मतलब होता है कि एक अधिकार पत्र, यानी कि अब तुम लोगों के पास में अधिकार है कि आप लोग जाइए, जो भारत है, भारत के आसपास के जितने भी जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया हुआ, नेपाल हुआ और जो चाइना हुआ, वहां से जो भी ट्रेड होगा वो आप लोग कर सकते हो। ये जो ब्रिटिश रूल है, यानी एलिजाबेथ जो है महारानी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दी थी कि भैया आप लोग वहां पे जाइए, ट्रेड कीजिए और वहां से आप लोग जो व्यापार है, वो मसाले जो आप लोग वहां से लेकर आओगे वो आप लोग लेकर आइए और यहाँ पर बेचिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो सबसे पहला जो मूवमेंट है वो होता है कब? 16वीं ईस्वी में। तो इस बात को आप लोग याद रखिए कि 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम है उनके द्वारा चार्टर दिया जाता है, ठीक है। एक मूवमेंट ये हुआ। अब होता क्या है कि दो युद्ध होते हैं हमारे पास में, एक होता है बैटल ऑफ प्लासी और एक होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी को आप लोग शायद जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लेक्चर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर की। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो होता है 1764 में, ठीक है। 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर है वो होता है और वहां पे जो शाह आलम द्वितीय हैं और जो और मीर कासिम जो हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, एक तरफ कौन होते हैं, जैसे शाह आलम द्वितीय और भी जो व्यक्ति थे, और दूसरी तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो हेक्टर मुनरो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना के जो प्रमुख थे वो थे हेक्टर मुनरो। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो हुआ क्या कि जो बैटल ऑफ बक्सर है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। फिर अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में एक अलायंस हुआ, दोनों पार्टियों के बीच में। ये अलायंस होता है 1765 में। तो 1765 में जो बक्सर का जो युद्ध हुआ, तो 1765 में क्या हुआ कि जो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा है उसकी दीवानी उन लोगों को मिल गई। किसे मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई। अब देखो, दीवानी क्या होता है? तो दीवानी होता है राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब उनके पास में ये पावर आ गई है कि वो लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जितने भी क्षेत्र हैं उसके आसपास में, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, उसके जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कर लगाने की ताकत उनके पास में आ गई भैया। अब देखो, एक बात हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखना कि सरकार वही होती है जिसके पास में पावर होती है कि वो कर लगा सके, टैक्सेस को वसूल कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये बात हम लोगों को समझ में आती है। अब तक क्या हो रहा था, देखो मैं बताता हूँ। 16वीं ईस्वी से और लगभग 1765 तक की मैं बात करूं तो यहाँ तक जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रही थी, ठीक है। लगभग इस बीच में तकरीबन होते हैं कितने, 165 वर्ष के समझे समथिंग ये हो जाते हैं। इस बीच में वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। यहाँ तक इन लोगों की कोई मंशा नहीं थी कि हम लोग भारत में जाके उन पर राज करें या फिर कोई ऐसा उनका कोई मंतव्य नहीं था, ठीक है। पर 1765 में उनको ये बात समझ में आई कि भैया जो यहाँ के नवाब हैं या फिर जो बंगाल के जो गवर्नर है उससे हमारी बनेगी नहीं। तो यहाँ पे अब हमें खुद ही यहाँ पे जो शासन है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पे ठीक से व्यापार कर पाएंगे। अब वो लोग क्या कर रहे थे कि भैया जो बंगाल के नवाब थे उनको वहां से उनको साइड में कर दिया कि भैया अब तुम लोग यहाँ से हट जाओ, अब हम ही करेंगे जो करेंगे वो, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1765 में उनको दीवानी मिल गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हमारी उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका शासन, हम लोग उसको कहते हैं कंपनी का शासन। तो जो कंपनी का शासन कब से कब तक चलता है? तो 1773 से लेके 1858 तक जो चलता है उसे हम लोग कहते हैं कंपनी का शासन, ठीक है।
उम्मीद कर रहा हूँ ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अब जो ताज का शासन है, ताज के शासन कैसे शुरुआत होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो कंपनी है और एक ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो है। अब कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी इंडिया में, कब तक? 1858 तक कंपनी शासन करती है। फिर ब्रिटिश जो सरकार है उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, अब कंपनी को हटाया जाए, अब हम खुद डायरेक्ट शासन करेंगे। तो 1858 से लेकर 1947 तक ताज का शासन चलता है, जिसे हम लोग क्राउन का शासन बोलते हैं। ठीक है, तो 1858 से लेकर 1947 तक ताज का शासन चलता है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से? कंपनी का शासन 1773 से, सॉरी नॉट 1900, इट इज 1773 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो, फिर एक एक्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब पहले यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कंपनी का शासन जो है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो सरकार है उसको ऐसा लगा कि यार ये जो कंपनी है ना, उस पे हमारी थोड़ी सी लगाम होनी चाहिए। उनको ऐसा लगा कि इस पे हमारी थोड़ी सी लगाम होनी चाहिए, वरना ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो करते रहेंगे तो ऐसा सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आज के हमारे जो एक्ट्स होते हैं वैसे ही एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया 1773 में। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया उसके तहत कुछ प्रावधान किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो बंगाल के गवर्नर थे जो पहले हुआ करते थे, उन इस पद को बिल्कुल टोटली हटा दिया गया और उन्होंने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये 1773 की बात है। ठीक है, पद को चेंज किया गया, पहली बात। और इस पद के को चेंज करने के बाद में जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, जैसे किसी भी गवर्नर का नाम आता है ना तो उसके सामने आप लोग लॉर्ड लगा लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अपन यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लोग नाम नहीं लिखोगे, बल्कि वहाँ पे आप लॉर्ड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, अब गवर्नर जनरल बनाया गया, पहली बात, एक गवर्नर जनरल हो गया। अब गवर्नर जनरल बनाया गया तो भैया उसकी जो सदस्य, उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो आज भी हम लोग देखें तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे ही आप समझ सकते हो कि बंगाल की गवर्नर जनरल है, उनकी मदद के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, जो कि उनकी मदद करते थे कोई भी सलाह लेने में या फिर कोई कानून पास करना है। तो ये जो 4 सदस्य हैं वो उनकी कार्यकारी परिषद में हुआ करते थे। 4 सदस्य होते थे, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद है उसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, अब समझ लीजिएगा, क्योंकि 4 हैं तो 4 होंगे ही। इसके बाद में और क्या-क्या किया गया? देखो, जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो भी पहले पावरफुल हुआ करते थे, पर इस एक्ट में क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसके अधीन कर दिया गया मद्रास और बंबई को। अब इनके पास में पावर्स थोड़ी सी कम हो गई। कम क्या, तुम तो ये समझ लो कि लगभग खत्म ही हो गई। इनके पास में हालांकि थोड़ी सी पावर बची थी, पर इतनी भी ज्यादा पावर नहीं थी कि ये लोग वाइड लेवल पर काम कर सकें, क्योंकि इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अ, अधीन कर दिया गया। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इस बात को याद रखिएगा कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं अगली। देखो फिर क्या हुआ, अब देखो एक शासन चलाना है, मान के चलो, तो किसी शासन में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। प्रॉब्लम्स हर तरीके की हो सकती हैं, क्रिमिनल भी हो सकती हैं, सिविल भी हो सकती हैं। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, याद रखिएगा, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। जैसे हम लोग कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई, 1774 की बात है। ठीक है, अब ये जो उच्चतम न्यायालय था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। क्योंकि जैसा आज भी होता है हमारे पास में कि एक मेन है जस्टिस है जिसे हम लोग बोलते हैं, और उसके की सहायता के लिए भी 3 और अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे को प्रथम न्यायाधीश बनाया गया उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। ठीक है,
फिर इस एक्ट के द्वारा एक और प्रावधान को किया गया, और वो प्रावधान ये था कि जो कंपनी है, कंपनी के जो निजी अधिकारी हैं, कंपनी के जो निजी अधिकारी हैं, उनसे ये साफ-साफ कह दिया गया कि भैया आप लोग अब ना तो खुद व्यापार करोगे और ना ही जो भारत के जो लोग हैं उनसे रिश्वत आप लोग नहीं ले सकते। इनको बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया। तो हो क्या रहा था उस टाइम पे, जो कंपनी के जो अधिकारी थे, वो खुद अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा हो रहा था। अब ब्रिटिश जो सरकार है उसको ऐसा लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भैया अगर ये लोग खुद अपना व्यापार करेंगे तो हमें तो कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो इसलिए जो कंपनी के अधिकारी थे उनसे साफ-साफ ये बोल दिया कि भैया कि अगर आप ऐसी गलती करोगे तो हम आपको सज़ा देंगे। आप लोग खुद अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते और ना ही आप लोग रिश्वत ले सकते हो। अगर आपने ऐसी गलती की तो हम आपको सज़ा देंगे। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि कंपनी जो है उस पर नियंत्रण करने के लिए जो एक्ट है वो लेकर आया गया था। ठीक है? क्योंकि ये बात बहुत उस टाइम पे ज़ाहिर हो गई थी कि जो कंपनी है वो अपनी मनमर्जी कर रही है। बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। यहाँ से वो लेती है लगभग और वहाँ पे तकरीबन 60 गुना मुनाफ़ा कमा रही है ये कंपनी। तो इसलिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगा कि नहीं यार, इस पे थोड़ा-सा हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इसलिए कंपनी के जो निजी अधिकारी हैं उनसे साफ-साफ कह दिया कि भैया अब से आप लोग खुद का व्यापार नहीं करोगे। कंपनी के जो अधिकारी हैं वो रिश्वत भी नहीं लेंगे, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है? फिर क्या किया? देखो, फिर जो ब्रिटिश सरकार है उसने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बना दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो वहीं ब्रिटेन में बैठती थी, वहीं से अपना पूरा ही पूरा काम करती थी और वहीं से अपना पूरा ही पूरा शासन चलाती थी कि भैया जो भी होगा वो हम देखेंगे। हम देखेंगे इंडिया में कि क्या चल रहा है, किस तरीके से व्यापार चल रहा है, कोई रिश्वत ले तो नहीं रहा, कोई और अपना निजी व्यापार तो नहीं कर रहा। ये सारा के सारा काम किसका था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कहने का मतलब ये है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बना दिया गया और वहां से वो कंपनी पर नियंत्रण कर रहे थे कि कंपनी ज्यादा दिमाग ना चलाए, बस।